नमस्कार दोस्तों, मैं हसनैन रजा आप सभी का उड़ान IAS एकेडमी के इस डिजिटल मंच में पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमारी प्रीलिम्स जैते सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपके लिए आने वाले जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, CGPSC का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, उसको लेकर के आपके समक्ष महत्वपूर्ण जो GS के प्रश्न हैं, MCQ स्तर के जो GS के प्रश्न हैं, उसको आपके समक्ष लगातार लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। ये संविधान का मेरा दूसरा वीडियो रहेगा और इसके पहले अगर आप लोगों ने बाकी की जो सीरीज है उसे नहीं देखा होगा तो उसे जाकर के आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए चालू करते हैं। हमारे संविधान का जो पहला प्रश्न आज का रहेगा, इसमें निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो भाई जैसे ही ऐसे प्रश्न आप देखें तो तुरंत आपका जो दिमाग है वो जाना चाहिए सही है या गलत है। इस टाइप के सेंटेंस में सत्य है, असत्य है, सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, इस टाइप। जैसे कि आपको पता है 2022 में आपको बहुत ज्यादा घुमा दिया था CGPSC का जो प्रीलिम्स का पेपर है इसी सब कथनों में, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखें, पढ़ना चालू करते हैं भाई, कौन कौन से कथन है। तो सही कथन को चुनना है अपने को। संविधान सभा के सदस्य का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। क्या ऐसा हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ था। ठीक, कैसा हुआ था? आप लोग को पता है कि सबसे पहले जनता जो है, जनता ने चुना था प्रांतीय सरकार को। ठीक, प्रांतीय सरकार जैसे कि आज की डेट में होता है, पहले अपन चुनते हैं विधायक, ठीक, और वो विधायक फिर बाद में जाकर के हमारे लिए क्या चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है या फिर राज्यसभा के सदस्यों को चुनता है। तो जनता प्रांतीय सरकार को चुनी, फिर प्रांतीय सरकार जो है अपने बीच में से संविधान सभा के सदस्यों को चुने थे। और आपको पता है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक, जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कितने थे? वो 389 थे। ऐसा 389 इसमें सदस्य थे। तो आप लोग देख सकते हो भाई कि प्रांतीय चुनावों के आधार पर ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। तो पहला कथन जो है वो एकदम सत्य है। देशी राज्य के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। क्या ये सही है? बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको पता है हमारे यहाँ जो देशी रियासत थे उनके प्रतिनिधियों को भी इनवाइट किया गया था। और हमारे यहाँ जैसे कि छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों में 3 प्रतिनिधियों को कहां लेकर गए थे? संविधान सभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। बिल्कुल गलत है। आप NCERT की बुक उठा करके देखेंगे, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो ये बिल्कुल सही है, ये एकदम राइट है। तो देख सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा D। 1 और 4 जो है वो दोनों सही है। ठीक, तो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न और पहला प्रश्न का उत्तर D रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया, इसलिए किया गया क्योंकि देखो भाई, हमारे जो प्रश्न है ना, इसमें मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि ये मैं शुरू से लेकर के आखिरी तक के चलूंगा। जैसे कि पिछला संविधान का जो अपना टॉपिक था वो था संवैधानिक विकास के ऊपर। अभी अपन संविधान का निर्माण, संविधान सभा, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को थोड़ा टच करेंगे, यानी कि भाग 1, 2 और 3 को थोड़ा सा टच करते हुए ये जो वीडियो है उसका कंटेंट रहेगा वो। ठीक, तो 26 जनवरी दिन संविधान को क्यों लागू किया गया था भाई, पढ़ लेते हैं। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यही सही है, ए आंसर इसका सही होगा। अब ये सही क्यों है भाई, बात को समझेंगे। देखें, तो आपको पता है भाई कि लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे यह घोषणा कर दी थी कि अगला साल जो होगा वो हमारा आजादी का दिवस होगा। और अगले साल आजादी अपन जो मनाएंगे 1930 को जो आजादी दिवस मनाया जाएगा वो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा, ऐसा बोल दिए थे। तो देखो भाई, आजादी के ऊपर तो हमारा बस नहीं रहा। अंग्रेज लोगों ने हम लोग को आजादी दिए थे, तो 15 अगस्त को देकर के चले गए। अपन वहां पर डेट को आगे और पीछे नहीं कर सकते थे। तो ये कहा गया कि अगर आजाद नहीं हो पाया तो क्या हुआ, गणतंत्र दिवस को जो है इस दिन मनाया जा सकता है। किसकी याद में? पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा की याद में 26 जनवरी 1930 को जो की गई थी। तो इसका उत्तर होगा ए, ऐसा। ठीक, अगला, संविधान सभा ने अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो देखो भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। ठीक, तो इसका सीधा और सरल सा आंसर मैं आपको बता रहा हूं, 24 जनवरी। 24 जनवरी के दिन इसकी अंतिम बैठक हुई थी। याद रखेंगे आप लोग बैठकों के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल। पहली बैठक आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 1946 को। दूसरी बैठक 2 दिन बाद, ठीक, ये थी 11 दिसंबर, ठीक, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, इसके बाद 22 जनवरी को आपको डेट याद रखना है। ठीक, 22 जनवरी को है ना इसकी बैठक हुई थी, जो कि था 1947। और ये शुरुआत की जो 4 बैठकें हैं, अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1946
50 को हुई थी। थोड़ा बहुत डिटेल आप लोग जान लो भाई। 9 दिसंबर 1946 क्या क्या बातें हैं। अगर आपको पूछे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 9 दिसंबर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखिए सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन इसी 9 दिसंबर की बैठक की जो अध्यक्षता वो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। इसके बाद जो 11 दिसंबर 1946 है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर को। संविधान सभा की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, ठीक, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, कब चुनाव किया गया था, 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसमें 2 उपाध्यक्ष कौन का नाम आपको याद रखना है, एक कृष्णामाचारी, दूसरा हरीशचंद्र मुखर्जी। कृष्णामाचारी और हरीशचंद्र मुखर्जी, ऐसा। इसके बाद 13 दिसंबर, आपको पता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस दिन क्या उद्देशिका प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसको कब पारित किया गया, अगली बैठक 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। जो आज की डेट में आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, उसको जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर के संविधान सभा के समक्ष रखा था 13 दिसंबर को, और वो 22 जनवरी को पारित हुई। और आज की डेट में आप उसको जानते हो किस नाम से, प्रस्तावना के नाम से। तो ये सारा डिटेल जो है आप इसको लगातार सुनते रहें। अगर आप चाहते हैं इसको लिखना तो लिख भी सकते हैं आप। अगर मैं लिखने के लिए बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा फिर, ठीक। अब आते हैं अपन आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950। क्या क्या हुआ था 24 जनवरी को, बहुत सारी बातें हुई थी। याद रखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, पहला प्रश्न। दूसरा, संविधान सभा को कब भंग किया गया, अंतिम बैठक 24 जनवरी को किया गया। संविधान सभा ने, ठीक, मिलकर किसे देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। हमारा जो राष्ट्रगान है और जो हमारी राष्ट्रगीत है, ठीक, इसको कब, है ना, कब राष्ट्रीयकरण किया गया, इसका कब इसको अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये सारा डिटेल जो है वो 24 जनवरी 1950 का रहेगा, ठीक। नेक्स्ट अपना अगला प्रश्न रहेगा इसमें, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो याद रखो भाई, क्वेश्चन क्या पढ़ा, फिर से पढ़ते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। अभी अपन देखे थे, इसका उत्तर अपने को मिल जाएगा। राजनीतिक दल द्वारा नामित, बिल्कुल नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, एकदम सभी, एकदम सही, एकदम सही। आपको बताया था मैं, जनता के बाद प्रांतीय सरकार, फिर उसके बाद 389 सदस्य, यानी कि प्रांतीय सरकार ने आपस में मिलकर के संविधान सभा के सदस्यों को चुना था, ठीक। अगला प्रश्न अपना इसमें होगा कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। तो देखो भाई, अपने आप में ये जो प्रश्न है वो 2 चीजों को बता रहे हैं, ठीक। एक तो इसका उत्तर अपन जान लेंगे, लेकिन ये भी है कि वो उत्तर जो होगा वो 1935 के अधिनियम और किससे प्रेरित रहेगा, किससे प्रेरित रहेगा, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। ये वीमर लिखा हुआ है, जर्मनी का वाइमर संविधान जो है वो हमारे भारतीय संविधान में जो आपात संबंधी उपबंध है वहां पर से प्रेरित है, ठीक। तो 1935 और जर्मनी के वाइमर संविधान से हमारा जो आपात संबंधी उपबंध है वो जो है भारतीय संविधान में उसको लिया गया है। अब देखो भाई, सरल प्रश्न आएगा और आप उसको छोड़ दे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कठिन प्रश्न आते हैं और आपसे वो छूट जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल आप ही से छूटेंगे, वो बहुत सारे लोगों से छूटेंगे। पेपर निकलता कैसे है, पेपर सरल प्रश्नों को गलत करने से नहीं निकलता है, सरल प्रश्नों को सभी को सही करने से आपका प्रश्न जो आपका जो कट ऑफ है जो वो जो है वो निकलता है वो, ठीक। कठिन प्रश्न जो है वो सबके लिए कठिन है, उसको बहुत सारे लोग छोड़ेंगे, लेकिन आपका सरल प्रश्नों में कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे ही सरल जो है वो संविधान का स्रोत वाला जो टॉपिक है वो बहुत सरल टॉपिक है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार मैं आप लोग के लिए लिस्ट लेकर के आया हुआ हूं, ठीक। इस लिस्ट को एक एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक। अमेरिका के संविधान से जैसे क्या क्या लिया गया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक। इसके बाद जो उपराष्ट्रपति का पद है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति के प्रणाली के कुछ तत्व, तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। तो ये जो पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा इसमें जो तत्व आपको दिख रहा है, जो प्रावधान दिख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न होगा हमारा इसमें, अगला प्रश्न ब्रिटेन से। अच्छा देखो भाई, अमेरिका के अलावा आपको पता है कि हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए 60 देशों की संविधान की समीक्षा की गई थी। 60 देश, उनमें सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो ब्रिटेन के संविधान का ही है। इसमें संसदीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, कानून का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय संप्रभुता, मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद, सबका सब आपको याद करना है। सबका सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। ऐसा
अगला ब्रिटेन के बाद अगला देश कौन सा अपना आयरलैंड का है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। आयरलैंड से क्या लिया अपन, डीपीएसपी लिए भाई, ठीक। इसके अलावा जो राष्ट्रपति द्वारा नामांकित राज्यसभा के सदस्य हैं, आपको पता है राज्यसभा में 12 लोगों को नामांकित किया जाता है, कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से। कहां से प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको पता है, संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है। इसके बाद जो आपका दक्षिण अफ्रीका है, क्या लिया गया वहां से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अगर आपको पूछे तो आपको क्या आंसर लेना है, आपको आयरलैंड नहीं लेना भाई, बिल्कुल भी आयरलैंड नहीं लेना, इसका आंसर लेंगे आप दक्षिण अफ्रीका। इसका उत्तर जो है ये दक्षिण अफ्रीका जो है वो लिया जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये यहां पर ये गलत है, ये पॉइंट जो है वो गलत रहेगा, ये सही रहेगा, ठीक। ये जो कंटेंट है इसको मैं चैट जीपीटी के सहारे से, चैट जीपीटी से निकाला हूं मैं आप लोग के लिए, देख सकते हैं चैट जीपीटी भी कभी कभार गलत हो जाता है भाई, है ना। चलो, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, आप इसका आंसर लेंगे। अगला, जापान के लिए विधि की समक्ष समानता, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक। तो विधि की प्रक्रिया जो है वो कहां से लिया गया है, जापान से लिया है, वहां से प्रेरित है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये गलत है फिर से, ठीक, ये बिल्कुल गलत है। मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस या फिर यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित था, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। अगला होगा हमारा, ये देखो मौलिक कर्तव्य यहां पर दिया हुआ है, फिर से मौलिक कर्तव्य रूस से। कनाडा से संघीय व्यवस्था, है ना, राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो संघीय व्यवस्था का गुण ही होता है, उसका विशेषता ही होता है भाई ये। संविधान का कठोर और लचीला स्वरूप, तो ये सब कनाडा से लिया हुआ है। आप लोग एक बार देख करके इसको क्या करें, इसको ना आप लोग वो बना के रखे, स्क्रीनशॉट लेके रखे, है ना, अपनी कॉपी में जहां पर भी आप पढ़ते हैं इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो भाई अगर आपको अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 1 याद होगा तो आप सीधा इसका उत्तर बता देंगे, ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन सी संघीय विशेषताओं वाला संघीय राज्य, डी संघीय राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आपको पता है अनुच्छेद 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा, तो राज्यों का संघ होगा ऐसा कहा गया भाई, है ना। आपको पता है डिटेल, है ना, आप मैं क्लास में पढ़ाता भी हूं। जो हमारा अनुच्छेद 1 है वो देश के नाम और उसकी शासन की पद्धति को बताता है, ठीक, क्योंकि हमारा जो देश है वो संघीय शासन पद्धति के आधार पर काम करता है, जिसमें एक केंद्र और उसके अधीन राज्य होते हैं। केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा होता है, केंद्र और राज्य में जो है वो एक संप्रभु सत्ता, मतलब अलग अलग सत्ता होती है, ठीक, ऐसा। और जो अलग अलग सत्ता है वो आपस में मिलकर के क्या करती है, देश के शासन का संचालन करती है, ऐसा। अगला, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। तो आपको पता है भाई वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। लेकिन ये 29वां राज्य पूछा है भाई, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को 2019 में, है ना, राज्य का दर्जा उससे लेकर के उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, इसलिए एक राज्य कम हो गया है। तो याद रखेंगे भाई कि 2 जून 2014 को, है ना, आखिरी राज्य अपना कौन सा राज्य था, तेलंगाना का गठन हुआ है, ठीक। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है। देखो भाई इसका उत्तर नहीं पता, उत्तर क्या होगा, सबका उत्तर मैं आपको बता देता हूं। देखो, है ना, सिक्किम गया है 1975 में, 1975 में। मैं क्लास में इसकी ट्रिक बताता हूं, क्लास में इसका पूरा क्रम बताता हूं कि पहले स्टेट से लेकर के अंतिम जो 29वां स्टेट बना है वो कैसे बना है, कब बना है, किसके द्वारा बनाया गया, किसी सिफारिश पर बनाया गया, ये सब चीजें। सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश बना था आपका 1987 में पूर्ण राज्य बना था, ठीक। इसके बाद नागालैंड बना था आपका 1963 में, हरियाणा बना था आपका 1966 में, ठीक। और कोई अलग है इसमें, बस अलग नहीं है, है ना। तो आप लोग इसको क्रम में जमा लेंगे भाई। क्रम में कैसे जमेगा, सबसे पहले जाएगा नागालैंड, फिर क्या जाएगा, फिर जाएगा आपका हरियाणा, को दिख रहा है ना, नागालैंड हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी 1975 और 1987, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऐसा। चले नेक्स्ट, अगला प्रश्न होगा हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये भाई डीपीएसपी से प्रश्न है, आप देख सकते हैं, है ना। डीपीएसपी का जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 51 तक के है, ठीक। 36 से 51 आपको देखो भाई, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, यहां पर से बहुत ज्यादा अंदर डीप घुस के प्रश्न नहीं पूछता है, आपको ओवरव्यू इसका जानना पड़ेगा, मतलब ऊपर ऊपर से प्रश्न आते हैं यहां पर से, है ना। अब देखो, दीवार ढकेलने वाली मेहनत जो है वो बहुत लोग करते रहते हैं, है ना। कूप मंडूकता की बात मैं करता हूं कि दीवार ढकेलने वाली मेहनत लोग
बहुत ज्यादा करते हैं, जहां पर जिसको ज्यादा तवज्जो देना है उसको ज्यादा तवज्जो ना दे करके उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं जो आने वाली नहीं एग्जाम में। जो आने वाली वो भाग 5 और 6 सबको पता है, भाग 8 सबको पता है कि आने वाली है वो, लेकिन फिर भी अपन हिल हिल के किसको याद करते रहते हैं? मौलिक अधिकार को, डीपीएसपी को, फंडामेंटल ड्यूटी को याद करना है, लेकिन उतना ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न कहां पर से आएंगे सबको पता है। 5 से आएगा, भाग 5 से आएगा, भाग 6 से आएगा, भाग 8 से आएगा, भाग 14, भाग 15, भाग 16, भाग 18, भाग 20 से आएगा। ऐसा आने वाले वीडियोस में आप लोग को मैं बताऊंगा कैसे जो है वो कठिन प्रश्न कहां पर से आएंगे। फिलहाल अनुच्छेद के ऊपर फोकस करते हैं अपन। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 क्या बोलता है भाई? है ना, ये गांधी जी का राम राज्य यानी कि पंचायतों के बारे में बात करता है। 41 इसके बारे में बात करता है। तो 41 जो है, 41 जो है काम करने का अधिकार, समान नागरिक संहिता, है ना। चलो तो देखो भाई 44 जो है समान नागरिक संहिता है, आपको पता है। कृषि और पशुपालन, है ना, ये है। तो ये काम करने का अधिकार, ये अनुच्छेद, सॉरी बी का जो आंसर होगा, बी का जो विकल्प होगा वो 2 होगा। देख लो भाई 1 2 3 4 होगा इसका आंसर, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो उत्तर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब यह प्रश्न थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बढ़िया प्रश्न है, ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ उदारवादी, गांधीवादी, है ना, जो हमारे जो डीपीएसपी है उसको बांटा जाता है, उदारवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, ऐसा कैटेगरी में, सामाजिक सिद्धांत। तो भारतीय नागरिकों के लिए अभी क्या पूछा है? अभी पूछा है गांधीवादी सिद्धांत, है ना, क्या पूछा है? हाँ, इनमें से गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं? राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों में। तो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, बिल्कुल है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, बिल्कुल है। ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों मतलब ग्राम का नाम आया मतलब तुरंत गांधी जी, ठीक। नेक्स्ट, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। अगर ऑप्शन में 1 2 3 है, ठीक, अब 1 2 3 ऑप्शन में नहीं है, ऑब्वियस है कि इसका आंसर डी आएगा, ठीक, सभी आएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो डाउट था, आप सबको डाउट होगा, लेकिन फिर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या जाएगा? 1 2 3 4 जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न होगा हमारा, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज्य लोक कल्याण की संकल्पना, तो देखो भाई आपको पता है कि आपके संविधान का जो दार्शनिक हिस्सा है वो एक तो है संविधान की प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार और तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक। ये आपके दार्शनिक पाठ है। इस दार्शनिक पाठ में कौन से दार्शनिक पाठ में लोक कल्याण की भावना को संकल्पना की गई है? तो संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की दूसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जहां पर मौलिक अधिकारों के अलावा आपको डीपीएसपी के तौर पर, आपको नहीं सरकार को, कि सरकार जो है आपके प्रति कल्याण की भावना रखे, श्रमिकों के लिए, है ना, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, ग्रामों के लिए, कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, ठीक, लोक कल्याणकारी काम करे, ऐसा जो है वो उद्देश्य वहां पर दिया गया, लक्ष्य वहां पर दिया गया, इसलिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक, वो वाला स्रोत वाला जो स्लाइड था उसको अच्छे से पढ़े होंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि इसकी अवधारणा जो है वो ब्रिटेन से यानी कि इंग्लैंड से ली गई है हमारे यहाँ। अगला प्रावधान, अच्छा एक हरी का मतलब क्या होता है भाई? एक हरी नागरिकता, अच्छा एक हरी नागरिकता इसमें नहीं दिया हुआ है, एकल नागरिकता, अच्छा दिया तो है, एकल या एक हरी नागरिकता का आशय क्या होता है कि एक व्यक्ति एक समय में एक जगह का नागरिक होगा। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का भारत का नागरिक है और अमेरिका की नागरिकता ले लिया, भारत की नागरिकता खत्म। कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को सिटीजन ऑफ छत्तीसगढ़ नहीं बोलेगा कभी भी, सिटीजन ऑफ इंडिया हमेशा बोलेगा, क्योंकि वो राज्य का और केंद्र का अलग अलग नागरिक नहीं है, वो केवल किसका नागरिक है? देश का नागरिक है। किसका नागरिक है? भारत का नागरिक है, ऐसा। चलो तो ये हुआ इंग्लैंड इसका आंसर। अगला, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार बिल्कुल कर सकता है, अनुच्छेद 14, है ना, व्यक्ति के लिए। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल कर सकता है, अनुच्छेद 21 और 19 को मिलाकर। धर्म, अनुच्छेद 21, है ना, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक के है, ठीक। तो इसका भी कर सकता है भाई, किसका नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार उसके पास नहीं है। आप ही सोच के देखो कि कोई ब्रिटिश व्यक्ति यहां पर आ जाए, मन चाह व्यापार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, उसको परमिशन की आवश्यकता होगी, है ना, बहुत सारे नियम बनाए गए हैं ऐसा। तो एक सरसरी निगाह के तौर पर भी अगर आप देखो तो इसका उत्तर आपको ए दिखेगा। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो आप ये जाने कि केवल भारतीयों के लिए कौन कौन से अधिकार है। केवल भारतीयों के लिए संविधान का अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद आपका 29, अनुच्छेद 30, ऐसा। तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 29 एक जी में आपको मैं पढ़ाता हूं, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, यानी कि ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, जो केवल भारतीयों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों के लिए नहीं होगा, ऐसा।
अगला कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप होने की बात करें, लोप मतलब खत्म होना, नागरिकता की समाप्ति की बात की जा रही। तो नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता कब समाप्त हो सकती है आपकी, है ना, परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। क्या बोल रहा है भाई, तो इसका आंसर होगा भाई देशद्रोह, है ना, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। आपको पता है, मैं आपको पढ़ाता हूं कि नागरिकता कब समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 9 में बताया गया नागरिकता की समाप्ति जब आप मिथ्या सूचना देकर के भारत की नागरिकता प्राप्त करें, जब आप 7 वर्षों तक बिना सूचना दिए गायब रहें, जब आप सिद्ध राजद्रोह आपके ऊपर प्रूफ हो चुका है, यानी कि राजद्रोह आप किए हो, जब आप युद्ध के दौरान युद्ध बंदियों को, है ना, या फिर युद्ध के दौरान युद्ध की जो गुप्त सूचनाएं हैं उसको विरोधियों तक के पहुंचाओ, तब। तो ऐसे कुछ कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को दिया हूं कि जब आप ऐसा करेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा स्वेच्छा से अगर आप नागरिकता त्याग दें, इसके अलावा अगर आप विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो ऐसे करके आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, जिसमें से आंसर जो निकल के आ रहा है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो भाई समझो भाई कि अनुच्छेद नंबर 24 में, ठीक, बाल श्रम निषेध बोला गया है। बाल श्रम निषेध शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये आता है, जहां पर 14 वर्ष तक के बच्चों को ऐसे किसी भी काम को करने के लिए मना किया गया है जो उनके प्राणों के लिए घातक हो, और दूसरा उनके, है ना, बाल अधिकारों का अतिक्रमण करे। ऐसा कोई भी काम जो आप अपने घर वाले बच्चों को बताते हो, है ना, वो कोई क्या नहीं हो सकता है, वो बाल श्रमिक नहीं है। वो व्यक्ति जो आपके घर में बच्चा है, आप उसको शक्कर लाने के लिए भेज दिए, तो वो बाल श्रमिक नहीं कहलाएगा। बाल श्रमिक तब कहलाएगा जब उसका नियोजन हो कैसे कार्यों में जो उसके प्राणों के लिए घातक है और उसके बाल अधिकारों के लिए क्या है, घातक है, या फिर बाल अधिकारों का उसका अतिक्रमण होगा ऐसे। तो इन अधिकारों को अपन क्या बोलेंगे अपन, है ना, अनुच्छेद सॉरी इसके अंतर्गत आने वाले बच्चों को क्या बोलेंगे अपन, बाल श्रमिक बोलेंगे अपन, ठीक। तो कहां पर दिया हुआ है भाई, जैसे कि उत्तर इसका मैं बता ही दिया था आपको, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी के कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। क्या ये है? बिल्कुल है, शीघ्रता से जानने का अधिकार। ये कौन सा है भाई? अनुच्छेद नंबर 22(1), ठीक, गिरफ्तारी कारण जानने का अधिकार। अपनी रुचि के अनुसार वकील से परामर्श लेने का अधिकार, बिल्कुल सही, अनुच्छेद नंबर 22(3), ठीक, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष 22, ये आपका 22(2) है, ठीक, ऐसा। तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये आ रहा है, सभी उपर्युक्त सभी अधिकार प्रदान किए गए हैं भाई आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर, है ना, राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो यहां पर इस प्रश्न को जब आप देखेंगे तो दो चीजों का उत्तर मिल जाएगा कि आपके जो मौलिक अधिकार है वो आपको असीमित मात्रा में नहीं मिले हुए हैं, उसकी एक सीमा है, एक हद तक रह करके अपने मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। सोच के देखिए कि आपके मौलिक अधिकार के उपयोग करने से यदि किसी दूसरे के स्वास्थ्य पे, सदाचार पे, ठीक, अगर प्रभाव पड़ता है, लोक व्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है, तो उसके मौलिक अधिकार का भी अतिक्रमण होगा। और संविधान में मौलिक अधिकार, एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार अगर दे रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को के मौलिक अधिकार को किसी भी प्रकार से क्या नहीं कर सकता है, अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। अगर आपके मौलिक अधिकार से किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो, ठीक, अगर आपके मौलिक अधिकार से सदाचार प्रभावित हो, लोक व्यवस्था प्रभावित हो, तो मैं क्लास में आपको पढ़ाता भी हूं, और ये 2019, है ना, प्रीलिम्स का प्रश्न भी है, पूछा हुआ प्रश्न है ये। इसका आंसर होगा 1, 2, 3। अगर आपके इन हरकतों की वजह से, है ना, किसी दूसरे का स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था प्रभावित होता है तो राज्य इस पर आपके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगला, ठीक, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है भाई, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश। अब यहां पर बात हो रही है आर्टिकल 32 की, ठीक, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है आपको। संवैधानिक उपचार आपको कैसे मिलेंगे? जब आपके मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण होने पर आप न्यायालय की शरण लें। लेकिन न्यायालय कौन सा? सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता आपको प्रदान करता है अनुच्छेद 32, कि आप सर्वोच्च न्यायालय जाकर के आपके अतिक्रमित हुए मौलिक अधिकार को उनसे मांग सकते हो। लेकिन इसके लिए प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यह है कि आपने जिस अधिकार का अतिक्रमण आपका हुआ है उसके आधार पर आप वहां पर क्या लगाएं? याचिका लगाएं। और ये याचिका, जिसको रीट कहा गया, वो 5 प्रकार की होती है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, ठीक, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, है ना, और एक क्या बच गया? अच्छा,
बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, ये 5। तो ये जो 5 प्रकार के जो है वो आपके पास क्या है, रीट लगाने का वो आपके पास जो है अधिकार है। तो अगर आपकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है भाई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट लगा सकते हो। आप एक मूवी देखोगे, जय भीम मूवी है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका के ऊपर बेस्ड वो मूवी है, जिसको हेबियस कार्पस है ना, लैटिन शब्द में हेबियस कार्पस कहा जाता है, वो उसके ऊपर बेस्ड मूवी है वो, है ना। चलो, अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से निरुद्ध किया जाता है तो इसके विरुद्ध न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो याचिका है वो लगाई जाती है, और न्यायालय फिर आदेश देता है कि हम सशरीर प्रस्तुत करो, किसे, उस व्यक्ति को जिसने क्या किया था, बंदी बनाकर रखा था गैर कानूनी रूप से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो भाई एक याचिका और है ना, मैं बताया कि हर याचिका में अलग आदेश होता है। जैसे कि अभी मैं आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का बताया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता है कि सशरीर प्रस्तुत किया जाए, परमादेश में होता है कि हम आदेश देते हैं, वी कमांड यू, परमादेश, इसका आंसर होगा बी, परमादेश, हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर प्रस्तुत किया जाए। अधिकार परीक्षा, यहां पर प्रश्न पूछा जाता है किस अधिकार से, किस अधिकार से, ऐसा, ठीक। अगला उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में जो आदेश होता है वो होता है पूर्णता सूचित करे, पूर्णता सूचित करे, ऐसा, ये सूचित करे। अगला प्रश्न हमारा होगा कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा जा सकता है, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। प्रश्न क्या था, परमादेश। परमादेश कब लगाया जाता है भाई, कि अगर कोई व्यक्ति अपने दायित्वों से बचे, तो एक जो भी दायित्व उसको दिए गए, कोई सरकारी कर्मचारी को जो दायित्व दिया गया है, अगर वो उन दायित्वों से बचता है, सेवा करने के लिए बैठाया गया उसको, अगर वो सेवा करने से बच रहा है तो फिर आप परमादेश की याचिका लगा सकते हैं। किसी व्यक्ति, संस्था उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। मौलिक अधिकार एक तरफ है और एक तरफ अनुच्छेद है, ये तो एकदम इजी है भाई। समानता का अधिकार आपको पता है 14 से 18 में बताया गया है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। धर्म का अधिकार यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32 में है, जब मैं आप लोग को डिटेल से बता भी चुका हूं, ठीक, ऐसा। तो इसका आंसर जो भी होगा आप लोग देख लेना इसमें। अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? देखो भाई, आप लोग को मैं क्लास में 2 मामला पढ़ाता हूं डिटेल से, 1967 का और एक 1973 का। गोलकनाथवाद इसका नाम है, गोलकनाथवाद, और इसका नाम है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। आपको पता है गोलकनाथवाद में, है ना, जब मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात आई थी तो पहली बार मना कर दिया गया था। बाद में कह दिया गया कि संशोधन तो कर सकती है संसद, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे को प्रभावित किए बिना। तो पहली बार संशोधन के लिए मना जो किया गया था वो 1967 गोलकनाथवाद में मना किया गया था। आपको मैं डिटेल से बताता हूं, इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखो भाई, इसका जो आंसर है वो होगा बी। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान में इसको बाद में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 से इसको जोड़ा गया, ठीक। और इसके साथ साथ संविधान में और भी अनुच्छेद जोड़े गए, जैसे कि 39A में आपको निःशुल्क विधिक सहायता बोल रहा हूं। आर्टिकल नंबर 43B सहभागिता प्रबंधन, 43A सहभागिता प्रबंधन जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 48A यहाँ पर वन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में प्रावधान जोड़े गए थे। तो ये 42वें संशोधन का कंटेंट में आपको बताया, सहभागिता प्रबंधन 43A, वन एवं वन्य जीव संरक्षण 48A, 39A में आपको बताया क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, मूल अधिकार और राज्य की नीति निदेशक तत्व में क्या अंतर है? तो देखो भाई, बहुत सारे अंतर है। मूल अधिकार का प्रावधान भाग 3 में है, डीपीएसपी का प्रावधान भाग 4 में। मूल अधिकार बाध्यकारी प्रावधान है और जो डीपीएसपी है वो गैर बाध्यकारी प्रावधान है। संविधान द्वारा गारंटीकृत है मूल अधिकार, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है मूल अधिकार। गैर गारंटीकृत है, गारंटी प्रदान नहीं की है डीपीएसपी की, और न्यायालय में अप्रवर्तनीय है क्या, राज्य के निदेशक तत्व। ऐसा बहुत सारे अंतर है, देखते हैं क्या है ना। राज्य के निदेशक तत्व बंधनकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं, बिल्कुल गलत। राज्य की नीति निदेशक तत्व वाद योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं, बिल्कुल गलत। मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निदेशक तत्व नहीं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही है। मैं आप लोग को न्यायालय में प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय अभी बताया था, ये वही जो है ऑप्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, चलो, तो ये अपना आज का जो है वो आखिरी प्रश्न था।
या इस वाले वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर किए आप लोग देखे हो। ज्यादातर अपन मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ कुछ टॉपिक को कवर किए हैं। आने वाले समय में अपन भाग 4 से आगे बढ़ेंगे। भाग 4A मूल कर्तव्य, और उसके बाद 5 और 6। ठीक, मैं ज्यादा जो फोकस करूंगा वो भाग 5 और भाग 6 में करूंगा, भाग 8 में करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लगातार प्रश्न जो है सीजीपीएससी द्वारा जो है इस एरिया से पूछा जा रहा है। तो ये जो आज का जो वीडियो था, ठीक, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। हमारी आने वाली जो सीरीज है, आने वाले जो वीडियो रहेंगे इसी सीरीज से संबंधित रहेंगे। आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप अंतिम दिन तक के, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, अंतिम दिन तक के आपके बहुत सारे प्रश्न जो है वो एक तैयार रहेंगे। फिर उस समय आप क्या करेंगे, रिवीजन के तौर पर इनको आप कान में लगा लीजिए, है ना, और सोते समय या फिर कोई खाते समय या फिर किसी दूसरे काम को करते समय आप इसको केवल सुनते चलिए। इससे आपका डबल तिबल फायदा होगा। एक तो आप पहले पढ़ चुके होंगे, और दूसरा जब आप इसकी रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको किसी टेस्ट सीरीज की आवश्यकता उस समय होगी नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि आपके जो प्रश्न है लगभग 1000-1500 प्रश्न जो है वो आपके ऑटोमेटिकली तैयार रहेंगे, क्योंकि आप उसको 2 बार रिवीजन कर चुके हो। ऐसा तो मैं आशा करता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको मेरे द्वारा जो है वो उपलब्ध करवाई गई थी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।